Today we are going to study chapter 5 of science and chapter name is structure of organism, जीवों की संरचना। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो सारे जीव होते हैं धरती पर उनकी संरचना कैसे की गई है, वो किस तरीके से बने हुए हैं, किस चीज़ों से बने हुए हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, जब हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी एक बेसिक यूनिट क्या है, आधारभूत इकाई क्या होती है, ईंट। एक ईंट से ही पूरी बिल्डिंग की स्टार्टिंग होती है। तो उसी तरह जो हम ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसकी सबसे छोटी आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, सेल या फिर कोशिका। और इन सेल्स का लगातार विभाजन होता रहता है, मतलब वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, जिससे क्या होता है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है और इसी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। अब कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आएगा आपका सरलतम जीव और दूसरा प्रकार जटिल जीव। सरलतम जीव कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, इनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम। जटिल जीव कौन से होंगे, जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं और इनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, प्लांट्स, एनिमल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऊतक, उसे हम टिश्यू भी बोलते हैं। टिश्यू को कैसे आप परिभाषित करेंगे, इन्हीं कोशिका के समूह को, जो एक जैसे कोशिका होती हैं दिखने में और जिनका एक ही जैसा कार्य होता है, उसे हम टिश्यू कहेंगे या ऊतक कहेंगे। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना तथा कार्य समान हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका मसल टिश्यू, जिसे आप मांसपेशी बोलते हो। एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारा स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपका ब्लड आएगा एग्जाम्पल। और नर्वस टिश्यू में आपकी न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गन। हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, सिमिलरली नाउ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन। ऊतकों के समूह से आपका अंग बनता है और इस अंग का कोई विशेष कार्य होता है। जैसे आँख का काम होता है देखना, कान का काम होता है सुनना, नाक आदि, ये सारे आपके ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आएगा आपका अंग तंत्र या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, अंगों के समूह को हम अंग तंत्र कहेंगे। अंगों का वह समूह जो एक दूसरे के सहयोग से एक विशेष कार्य करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम एक एग्जाम्पल ले सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो पाचन क्रिया करता है। इसमें हमारे कितने सारे पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट माउथ के बाद फूड पाइप के बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, इसमें जो मैंने सारे पार्ट्स आपको बताए हैं, ये सब थे आपके ऑर्गन्स और इन सब के ऑर्गन्स को मिला के आपका बना है डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स ऑर्गन सिस्टम। और इसका एक विशेष कार्य क्या है, पाचन करना। नेक्स्ट आएगा आपका ऑर्गेनिज्म, मतलब अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो इस अंग तंत्र के समूह से एक पूरा जीव बनता है। तो एक सीक्वेंस आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आधारभूत इकाई क्या हुई, सेल। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यू के समूह से क्या बना, ऑर्गन के समूह से ऑर्गन सिस्टम। और जब इन ऑर्गन सिस्टम का समूह की बात करेंगे हम, तो उससे हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हो। अब हम कुछ प्रमुख अंग तंत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 8 है। तो सबसे पहला है आपका कंकाल तंत्र। इन सबको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। कंकाल तंत्र को हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं।
शरीर के विशिष्ट गुणों एवं गतिविधियों को बनाए रखने वाला अंग तंत्र कंकाल तंत्र कहलाता है। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर पूरा हड्डियों का ढांचा है और हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं टोटल 206। लेकिन आपने सुना होगा बचपन में जब कोई बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं 270। लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो ये कितनी हो जाती हैं 206। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटी छोटी कुछ बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ के एक बड़ी बोन बना देती है। इसीलिए अगर चाइल्ड की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें 270 बोन्स होंगी, और अगर एक मैन या वुमेन ह्यूमन की बात करें तो जनरली 206 बोन्स होती है। अब हम इस कंकाल तंत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो गया आपका बाह्य कंकाल, दूसरा हो गया अंत कंकाल। बाह्य मतलब बाहर, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सो स्केलेटन। अंतः मतलब अंदर, तो इसको हम बोलेंगे एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जो हड्डियों का ढांचा है कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर है, तो ये एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन बींग्स का अंत कंकाल में। अब हम बात करें एक्सो कंकाल का एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे? जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच जब फ्लाई करता है, उड़ता है, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है? तो कॉकरोच का एग्जाम्पल आएगा आपका बाह्य कंकाल में। उसी तरह आपने वो देखे होंगे, शेल्स बोलते हैं, स्नेल्स होते हैं जो बारिश के टाइम पे वो सीप की तरह होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर जो जिसके अंदर मोती की फॉर्मेशन होती है, तो उनका जो बाहर का सीप होता है वो भी हार्ड होता है, तो उसका एग्जाम्पल भी आपका आएगा एक्सोस्केलेटन में या बाह्य कंकाल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेशी तंत्र। पेशी तंत्र को आप बोलोगे मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है? हमारी बॉडी की मूवमेंट में इसका काम होता है। मांसपेशियां शरीर को सुडौल तथा सुंदर बनाती हैं। ये कंकाल तंत्र पर फैली रहती हैं तथा बाहर की ओर त्वचा से ढकी रहती हैं। तो ये मांसपेशियां हमारी बॉडी को सुंदर बनाती हैं और ये कंकाल तंत्र मीन्स स्केलेटन सिस्टम के ऊपर फैली रहती हैं, और इस पेशी तंत्र के ऊपर हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, ठीक है? और हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी गति करते हैं, जैसे हम चलते हैं या मैं कुछ लिखती हूँ या आप कुछ लिखते हैं, कुछ भी हम गति करते हैं, कुछ भी हम मूवमेंट करते हैं किसी भी टाइप की, तो वो किसकी हेल्प से होगा? कौन से तंत्र की हेल्प से? पेशी तंत्र या फिर मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट पाचन तंत्र, जिससे आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। पाचन ग्रंथियों और भोजन नाल से मिलकर बना है आपका पाचन तंत्र, इसी से भोजन को पचाया जाता है। अच्छा, ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियों को हम ग्लैंड्स भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इन केमिकल्स को हम एंजाइम्स बोलते हैं, और इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसको, उस प्रोसेस को ये एंजाइम्स या केमिकल्स इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है? तो ये जो हमारी बॉडी में ग्रंथियाँ होती हैं जो ये एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं, ये प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम होता है, फैट को डाइजेशन करने का अलग एंजाइम होता है। तो अलग अलग ग्रंथियाँ भी होती हैं और अलग अलग एंजाइम्स या केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जो सब मिलकर हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे आप श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप सब जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है? जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप उत्सर्जन तंत्र भी बोलेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होगा, जो आपका ये काम करेगा, उत्सर्जन का काम करेगा, वो मेन ऑर्गन होता है आपका गुर्दे, किडनी। आप सबको पता है आपकी बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। 1 पेयर मीन्स 2 किडनी।
ठीक है। तो ये किडनी क्या करती है? किडनी हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ व मल मूत्र को उत्सर्जित करने का कार्य करती है। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से सारा खाना जो खाया था वो पाचन क्रिया के द्वारा वो पचा लिया, लेकिन उससे हमारी बॉडी में कुछ अवशिष्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमें अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करने होते हैं। तो वो काम कौन करता है? गुर्दे। और गुर्दों से हमारा कौन सा सिस्टम बना है? उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप परिवहन तंत्र भी बोलेंगे। सर्कुलेशन का मतलब, सर्कुलेटरी वर्ड से क्या समझते हैं आप? किसी चीज़ का सर्कुलेशन होना। सर्कुलेशन मतलब कोई चीज़ घूमना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ हमेशा घूमती रहती है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। ब्लड से ही हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। हमने जो ये अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, ये ऑक्सीजन उसी Hb के साथ कंबाइन करके मिलके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और ये जो ब्लड का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, इस ब्लड को पूरी बॉडी में एक कोई ऑर्गन होना चाहिए ना जो पूरी बॉडी में इस ब्लड को पंप करेगा, तो उस पंपिंग ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? हृदय या फिर हार्ट। आपने हार्ट का डायग्राम देखा होगा। हार्ट से खूब सारी ब्लड वेसल्स निकली होती है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और भोजन को विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। तो ब्लड, आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हृदय से निकलती है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। कौन से सिस्टम की हेल्प से? परिवहन तंत्र की हेल्प से। नेक्स्ट आता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को आप तंत्रिका तंत्र भी बोलेंगे। ये नर्वस सिस्टम हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है और एनिमल्स के अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होता। इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, कोई भी तंत्र जो है वो किससे बनता है? ऑर्गन से बनता है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम, अभी हमने पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स आते हैं वो आता है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, और थर्ड आएगा आपका नर्व्स, जो आपकी सारी नसें होती है, ठीक है। तो इन तीनों ऑर्गन्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऊतक प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरॉन, ठीक है, जिसे आप तंत्रिका कोशिका बोलोगे। न्यूरॉन नाम होता है उसका। तो ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और हमारी नर्व्स में, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर हमारा बना है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट आता है आपका जनन तंत्र, जिसे आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके सारे जनन संबंधी अंग आते हैं। ये मेल्स के अंदर अलग होंगे और फीमेल्स के अंदर अलग होंगे, लेकिन होते सभी प्राणियों में हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपने ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ लिए। अब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि हमारे ऑर्गेनिज्म की जो एक आधारभूत इकाई है वो सेल कहलाती है या फिर कोशिका कहलाती है। तो इन सेल की या कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा। उन्होंने एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए आप, उसका एक पतला सा पीस ले लिया, बहुत ही पतला सा थिन स्लाइस, ठीक है। उसकी एक बहुत पतली सी परत ले ली और उसको उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने उस कॉर्क की पतली परत का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे माइक्रोस्कोप के अंदर,
ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर्स है, इनको आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बोलते हो। हेक्सा मीन 6, मतलब इसके 6 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर किसका होता है, मधुमक्खी के छत्ते का होता है। तो उन्होंने कुछ इसी टाइप के कोष्ठ देखे और देखने के बाद इन्होंने इनका नाम रख दिया कोशा, जिसे आप सेल भी कहते हैं। अब कोशिकाओं के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ सेल्स। अब सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराने, जिसमें कोई खास ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड एडवांस्ड फीचर्स नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे स्टार्टिंग में, जो एक कोशिकीय होते हैं, वो एग्जाम्पल आएगा आपका इस प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में सारे जो आपके फीचर्स होते हैं, आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और फिर न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड होता है, द्रव्य पदार्थ, जिसमें छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, और वैक्यूल्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे आप, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक के बाहर एक बाउंड्री भी होती है जो न्यूक्लियस को या केंद्रक को इस पूरे सेल से अलग डिवाइड करता है। अब केंद्रक के बाहर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हो या फिर कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं और इनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो इन सब, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, इन सब के चारों तरफ भी एक स्पेशल एक बाउंड्री होती है। मतलब ये सब अलग अलग नज़र आते हैं, इन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बस एक गोल सा कैसी भी शेप का स्ट्रक्चर होगा। इसमें न्यूक्लियस मतलब जो होता है वो कोशिका द्रव्य के साथ पूरा मिक्स होता है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती, जिससे आप कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा वैक्यूल है। और ये जो मैंने इसमें एग्जांपल्स बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी इसमें नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सब कुछ फैले रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आपने देखा होगा समुद्र के ऊपर या आसपास पॉन्ड्स, रिवर्स में वो ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है। कुछ बैक्टीरियाज आएंगे इसमें एग्जांपल्स। यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल आएगा हम ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे तो सारे सेल्स डेवलप्ड होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।